सर एक्चुअली मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है बट मुझे उनका रिटर्न उतना नहीं लग रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स का पोर्टफोलियो देखा तो उनका काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू माई पोर्टफोलियो। ये भी एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए फिर अब शुरू करते हैं। अगर मुझे आपके इन रुपए को फिर से रीप्लान करना होता, देन मेरा सजेशन ये रहेगा। आपको क्या लगता है कि 60 साल की उम्र में ये 12,000 रुपए की SIP 12% पे ग्रो करते हुए कितने की हो गई? अराउंड 10 to 12x। 6 करोड़ 11 लाख रुपए। अनबिलीवेबल। That is the precise reaction. It is unbelievable, शुभम। यस। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है शुभम इंदौर से। वेलकम शुभम। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे शुभम कि आप क्या करते हैं इंदौर में, कहाँ से हैं, आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या काम करते हैं वगैरह? श्योर सर। बेसिकली मैं प्रॉपर इंदौर से नहीं हूँ, मैं इंदौर के कुछ 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, शहर है मतलब बड़वानी, उसके पास में एक छोटा सा गांव है नर्मदा नगर। सर मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली सर आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, आई एम जस्ट वर्किंग इन यस टेक्नोलॉजी इंदौर। ओके, लवली। और सर इसी के साथ साथ मैं खेती भी करता हूँ, सो आई एम ए फार्मर एज वेल। अरे वाह, वेरी नाइस। यस सर। एंड आपका फार्मिंग का ही फैमिली बैकग्राउंड है? यस तो सर। उसी ओके, सो आई वुड इमेजिन इसीलिए फिर आपने भी फार्मिंग बचपन में ही सीखी होगी और वो भी करते आए हैं आप। नो सर, द स्टोरी इज टोटली डिफरेंट एक्चुअली। अच्छा। Yeah, in 2020, actually, my father died in a road accident. Oh, So yeah, okay. after that, Sorry to hear that. no, sir. So to work on my financial, that's why I used to do farming. अच्छा। Yes, sir. ओ, तो आप इनकम सपोर्ट करने के लिए आपने फार्मिंग शुरू करी? Surikuri, yes, sir. और जब उनका देहांत हुआ आपकी कितनी उम्र थी शुभम? Sir, I'm 24-year-old at that time. So you were 24 at that time. Wow. तो अभी आप 28 years के हैं? 27, sir. Actually, 23 at that time. Yeah, sorry. ओके, बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। क्या उस समय पे आप पढ़ रहे थे कि काम करना शुरू कर दिया था? नो सर, एक्चुअली उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था। कोविड की वजह से सर मैं घर से मेरा क्लासेस चल रहा था, मैं सीडे कर रहा था उस टाइम। देन इन 2020 दिसंबर आई लॉस्ट माय फादर, और उसी के जस्ट 4 months बाद इन द अप्रैल 21 सर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द यस टेक्नोलॉजीज, ओके, एंड देन आई जॉइंड एज अ डेटा एनालिस्ट हियर। वंडरफुल। एंड आप तब से वहीं काम कर रहे हैं फिर? यस सर, तब से मैं यस टेक्नोलॉजीज के साथ ही हूँ। लवली। एंड अभी आपके परिवार में कौन कौन है शुभम? सर एक्चुअल में मेरी 4 बहनें हैं और एक मम्मी है, बट 3 sisters आर मैरिड। ओके। और सर अभी गांव में मेरी मम्मी और मेरी एक और बहन रहती है जो मुझसे बड़ी है सर। ओके, जो आपसे बड़ी है? यस सर। ओके, यस, वन मोर थिंग, जी। आई एम मैरिड सर। अच्छा, यस सर। ओके, लवली। एंड अभी कितने साल हो गए आपकी शादी को? सर इन दिसंबर 4 1 year कंप्लीटेड। ओके, लवली, वंडरफुल। तो अभी नई नई शादी है, यस मुबारक। सर। एंड आपकी वाइफ भी शुभम काम करती हैं? नो सर, शी इज हाउसवाइफ नाउ। ऑलराइट, ओके, सो वंडरफुल। जब आपने ये फॉर्म भरा था मनी मैटर्स का, तो किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा शुभम कि आप क्या इससे हासिल करना चाहते हैं इस कॉल में, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, कहाँ आप मदद चाहते हैं? एग्जैक्टली सर। सर एक्चुअली मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट मुझे उनका रिटर्न उतना नहीं लग रहा है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, जितना सर आपकी मैं वीडियोस देखता था, जितना आप बताते हैं सर, उससे मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन था मतलब वो मुझे मैच नहीं कर पाया मेरे इन्वेस्टमेंट के उससे। एंड सेकंड थिंग सर, मैंने एक लोन ले रखा है, तो सर मैं उस पर बहुत डाउटफुल हूँ, क्योंकि मैंने सर उसका जो टेन्योर है वो कुछ ज्यादा ही लंबा रख लिया है, अराउंड 15 years। सो मुझे वो अनकंफर्टेबल सा लगता है सर, दैट्स व्हाई मैंने मनी मैटर्स का फॉर्म फिल किया था। ठीक है, समझ आ गया। तो 2 बेसिकली सवाल कि आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स आपको लगता है कि उतने अच्छे से काम नहीं कर रही हैं जितना करना चाहिए, एंड दूसरा कि लोन को कैसे मैनेज करें जो आपने अभी लिया हुआ है। ओके, यस सर। ठीक है।
परफेक्ट। हम इन दोनों सवालों को जवाब देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ब्रॉडली आपके फाइनेंशियल्स को भी समझेंगे, क्योंकि आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। आपकी बहन और माताश्री जो गांव में रहती हैं, क्या वो भी खेती बाड़ी से ही इनकम कमाती हैं या आपकी बहन कुछ और भी करती हैं? सर एक्चुअली मेरी बहन टीचिंग करती है। अच्छा, यस। तो फाइनेंशियली आप अपने परिवार को तो सपोर्ट करते ही हैं। क्या आपको अपनी बहन और अपनी माताश्री को भी सपोर्ट के लिए कुछ भेजना होता है, या आप अपने मन से भेजते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप भेजें? सर मैं अपने मन से भेजना अभी स्टार्ट किया है सर। Okay, एक्चुअली fine. हुए 3 मंथ्स ही हुई है। अदरवाइज घर का जो एक्सपेंसेस है गाँव का, वो मेरी सिस्टर ही मैनेज करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब जरूरत के लिए नहीं भेजते, लेकिन क्योंकि आपका मन करता है कि आपको भेजना चाहिए तो आप भेजते हैं, करेक्ट? यस सर, करेक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। वरना आपकी बहन जो है वो मैनेज कर सकती हैं गांव का खर्चा। यस सर। ओके, लवली। तो ठीक है, तो थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे शुभम, एंड Sure, sir. फिर देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं और क्यों नहीं ऐसा हो सकता है कि वो काम कर रहे हैं, या शायद कर रही हैं लेकिन बहुत जल्द है देखने के लिए। तो सबसे पहले आपकी इनकम पे फोकस करते हैं, क्योंकि आप ही अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली के। तो आपका करंट स्टेबल मंथली सैलरी कितनी आती है आफ्टर डिडक्शंस? 67 के सर। ओके, 67,000। एंड इसमें कुछ आपको आइडिया कि आपका पीएफ कितना कट के आता होगा? यस सर, अराउंड 4,200 फ्रॉम माय एंड, 4,200 फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर। परफेक्ट, वंडरफुल। अराउंड 7,500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। एंड कुछ ये पता होगा आप शुभम आपको कि अभी तक आपके पीएफ में कितना जमा हो चुका है? यस सर, 2.3 लाख। ओके, ठीक है, वंडरफुल। चलिए एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो आप इंदौर में रहते हैं, उसमें क्या क्या खर्चे हैं आपके? रेंट, ट्रैवल वगैरह बताइए। श्योर सर, मेरा 10 के रेंट है। 5 के मैं मेरी वाइफ को देता हूँ जस्ट फॉर हिज एक्सपेंसेस। बिल्कुल। यस। एंड 4 के माय एक्सपेंसेस, माय ओन एक्सपेंसेस लाइक गोइंग ठीक है। पार्टीज। या बिल्कुल। एंड सर 6 to 7 के, Mhm. 6 to 7 के लाइक ग्रोसरीज एंड ऑल दिस स्टफ्स। ठीक है, परफेक्ट। यस, दैट्स इट सर। ओके। ट्रैवल में कुछ ऑफिस जाने का या कोई और कुछ? यस सर, मुझे 1,400 का पेट्रोल लगता है पर मंथ, फिक्स्ड है सर। ओके, ठीक है। और कोई सब्सक्रिप्शंस, फोन का सब रिचार्ज, वो सब? नहीं सर, 4 का रिचार्ज 3 मंथ्स का करता हूँ जो 799 का होता है। ओके, गॉट इट। ऑल राइट, तो ये हो गए आपका पहला सेट ऑफ खर्चा। इसमें आपकी नीड्स और आपकी वांट्स दोनों हैं। यस सर। ओके, अब आते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स में। तो बताइए क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स चल रही हैं आपकी अभी? सर 2 महीने पहले तक मैं 10 के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, लेकिन अब मैंने 15 के कर दिया है सर। ओके, ठीक है। ये एसआईपीस है? यस सर। ओके, कितनी एसआईपीस चल रही हैं मेरे को बताएंगे एक एक करके? सर 5 और 6। अच्छा, ठीक है। मुझे बताइए कौन कौन सी हैं और कितना कितना अमाउंट जाता है? यस सर, मैंने सर 3 टैक्स सेविंग ले रखी है। 3 टैक्स सेविंग, इसमें 2 के जाता है। ओके, फिर उसके बाद? एक आदित्य बिरला है, फ्रंटलाइन इक्विटी। ओके। वन इज यूटीआई 500 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आई थिंक इसमें 2 निफ्टी के। 50 का। ओके, ठीक है, 2 के। और सर मैंने अभी जो 2 महीने पहले लिया है वो क्वांट का लिया है, क्वांट स्मॉल कैप। ओके, इसमें 5 के किया है सर मैंने। ओके, ठीक है, बढ़िया। एंड बहुत अच्छा। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, 15,000 रुपए की एसआईपी करना बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आपने किया है, उसी के लिए आपको मुबारक देता हूं। उस पे आएंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है, लेकिन टू मेक दैट कमिटमेंट इटसेल्फ इज अ वंडरफुल स्टार्ट। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो गया। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स? यस सर, जैसे कि मेरे मंथ में कुछ पैसा बच जाता था तो मुझे स्टॉक्स में लगा देता था, तो सर Okay. वो अराउंड 1.5 के मेरा स्टॉक्स में लगाया हुआ है। सॉरी, 1.5 लाख। 1.5। हाँ, 1.5 लाख, राइट? ठीक है, तो आपका 1.5 लाख स्टॉक्स में है। और म्यूचुअल फंड्स में करीब कितना होगा टोटल अभी तक, कुछ आइडिया शुभम? यस सर, यस सर, 4.42 लाख मेरा इन्वेस्टेड है। और उसके वैल्यू कितनी है अभी? सर उसकी वैल्यू है सर, सर 15 दिन पहले तक वो उसका वैल्यूएशन था अराउंड 5.80 समथिंग, मतलब डेट मुझे 1,80,000 का प्रॉफिट था। बट अभी मार्केट डाउन गया है तो सर वो 80,000 लॉस हो चुका है और अब 1 लाख हो चुका है।
एंड वो चलता रहेगा, उसमें डरने की बात नहीं है, बट हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो आपका 4.42 का इन्वेस्टेड है एंड उसका करीब 5 लाख रुपए अभी वैल्यू है। ओके, लवली। जो आपने बताया कि आप घर गांव जो माताश्री और बहन के लिए भेजते हैं, वो कितना अमाउंट होता है? सर 10K। ओके, 10K। तो 10K वो भी ठीक है। आपके बैंक में अभी करीब कितने पैसे होंगे शुभम? सर अराउंड 50K। क्या आपकी कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया है? यस सर। ओके, क्या आपका खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है? सर मैंने मेरा खुद का नहीं लिया है, लेकिन मम्मी का लिया हुआ है। बहुत बढ़िया किया, मैं वही दूसरा सवाल पूछने वाला था। तो कॉर्पोरेट जो है वो आपके कॉर्पोरेट में आपकी वाइफ भी इंक्लूडेड है? नो सर, मैंने अभी उसे इंक्लूड नहीं किया, अभी मैं सिंगल उस पे हूँ। ठीक है, ओके, हाँ, क्योंकि आपने पहले कंपनी ज्वाइन करी थी। ठीक है, दैट्स फाइन। एंड आपने अपनी मदर के लिए पर्सनल लिया हुआ है? यस सर। लवली, ठीक है, ओके। एंड लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंपनी का है? यस सर। ओके। एंड आपने खुद का लिया हुआ है? नो सर, मैंने मदर का ले रखा था, लेकिन मैंने इस एंड उसको बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो पैसा मैं किधर और करूंगा। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और वो जो किया था वो टर्म इंश्योरेंस था या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम थी इंश्योरेंस की? कोई सर आइडिया? लाइफ इंश्योरेंस था। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। तो उसमें कुछ पैसा आपको वापस मिला जब बंद कर दिया आपने? सर मैंने अभी प्रोसेस किया ही नहीं सर उसका। अच्छा। अभी नवंबर में था, अब करूंगा ओके। सर मैं उसे। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब मुझे बताइए कि जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप बात कर रहे थे कि रिटर्न कुछ मजेदार नहीं है, इतना अच्छा नहीं मुझे लगा जितना होना चाहिए, वो कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड है या इन जनरल आपको लग रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया? सर इन जनरल मुझे इसलिए ऐसा लगा क्योंकि जब मैंने इनिशियल फ्रॉम द डे वन, मेरा जब पहला सैलरी आया था तो सबसे पहला जो मेरा इनकम गया था, मैंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया था। ठीक। तो सर उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं था, मेरा फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, तो मैंने ब्रोकर के थ्रू किया था सर। दे आर रेगुलर इन्वेस्टमेंट, नॉट डायरेक्ट। करेक्ट, समझ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि जो डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उससे मुझे कम मिल रहा है, क्योंकि मैंने फ्रेंड्स का पोर्टफोलियो देखा तो उनका काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू माई पोर्टफोलियो। एंड क्या उनके पास सेम म्यूचुअल फंड है जो आपके पास है? नो सर। ओके, ठीक है, तो उनके म्यूचुअल फंड भी अलग है। ठीक है, ओके, फेयर इनफ। आपको आप कौन सा, अब आप डायरेक्ट करते हैं कि रेगुलर ही कर रहे हैं? सर जो उसमें यूटीआई वाला है वो मैंने अभी डायरेक्ट कर लिया है। एक क्वांट वाला डायरेक्ट है, बाकी के जो 4 है वो अभी भी रेगुलर। वो अभी भी रेगुलर है, ठीक है, ओके, समझ गया। ठीक है, तो इस पे भी ये भी एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होगी, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक्स कवर करते हैं शुभम। बेसिक्स आपके ये हैं कि हर महीने आपका मैंडेटरी जो खर्चा है, जो आपको देना ही देना है, तो करीब 19,000 रुपए आता है। इसमें अगर आप अपनी वाइफ को जो देते हैं वो हटा लें, आप जो पर्सनली खर्च करते हैं वो भी हटा लें, आप जो घर भेजते हैं उसको भी अगर हम हटा के रखें, तो महीने का आपका 19 से 20,000 रुपए मैंडेटरी खर्चा है, जिसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, प्लीज बताइए। हाँ सर, मैंने एक होम लोन ले रखा है। ओ अच्छा, ये सबसे जरूरी चीज आपने, अच्छा हाँ, लोन तो सॉरी, आपने लोन के बारे में बात भी करी थी, तो लोन तो आपने बताया नहीं। यस सर। बताइए होम लोन की डिटेल्स क्या है? सर मैंने 10 लाख का होम लोन ले रखा है। ठीक है। जिसकी मंथली किस्त जो है वो है 10K। ओके, ठीक है। एंड ये आपने बताया था 15 साल का लिया आपने? यस सर, मेरा टेन्योर 15 साल का है। ओके, एंड इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कुछ आइडिया? यस सर, 8.92। ओके, तो ये अभी 8.92 का है। और ये जो होम लोन आपने लिया है 10 लाख का, ये किस चीज के लिए लिया था? सर मैंने एक घर खरीदा है परवानी में। ओके, पर वहां आप रहते नहीं है? नो सर। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कि वो रेंट पे है? नो सर, एक्चुअली वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पे अभी कोई रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन वहां पे एक रूम अभी आता है, मतलब उसका रेंट मुझे आता है। ओके, कितना आता है करीब रेंट? सर वो 1100 रुपए आता है मुझे रेंट। अच्छा, ठीक है। और तो सर एक मेरे पिताजी के द्वारा एक फ्लैट भी लिया गया था। ओके, उसका भी रेंट मुझे आता है, जो कि है 4200। तो एक आपने बताया 1100 रुपए रूम का आता है और 4200 आपका अलग से आता है। यस सर। आपके पिताजी ने जो घर लिया था जिसका 4200 आता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी, कुछ आइडिया? सर अराउंड 7 to 8 लाख।
सिर्फ इतना ही? यस सर। ओके। तो ये दुकान है, घर है, क्या है? सर बेसिकली एक घर है, अच्छा तो ग्राउंड फ्लोर मेरे अंकल को गया है और फर्स्ट अच्छा। फ्लोर है वो मेरे से आया। ओके, अच्छा, ऑलराइट, समझ गया। एंड जो आपने घर लिया था 10 लाख का या 10 लाख रुपए का लोन लेकर, उसकी वैल्यू कितनी होगी? सर उसकी वैल्यू अराउंड 18 lakhs राइट नाउ। ठीक, चलिए फिर अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला Yes, हो गया आपका फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन के लिए दो चीजें हैं, एक्चुअली तीन है। तो फाउंडेशन में आ गया सबसे पहला प्रोटेक्शन। फर्स्ट हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के लिए। आपके बैंक में अभी Okay. शुभम 50,000 रुपए है। अगर हम Yes, sir. आपके महीने का मैंडेटरी खर्चा देखें, जो कि आपका रेंट हो गया, आपका होम लोन हो गया, आपके ग्रोसरी का खर्चा हो गया, आपके ट्रैवल का खर्चा हो गया, सब्सक्रिप्शन वगैरह, तो अगर हम आपकी वाइफ को जो आप पैसा देते हैं, खुद पे जो पैसा खर्च करते हैं, घर जो पैसा भेजते हैं, उसको अगर हम हटा दें तो ये जो बाकी के खर्चे हैं ये आते हैं करीब 29,000 रुपए, मतलब मोटा मोटा 30,000 रुपए मान के चलिए। ओके। आपके पास किसी भी पॉइंट पे शुभम इसका 3 से 6 गुना बैंक में होना चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी इनकम रुक जाए, कहीं जॉब आप छोड़ जाएं या आप ले ऑफ हो जाएं या कुछ भी और ऐसा हो जाए, आपके पास 3 से 6 महीने का बफर पीरियड होना चाहिए जिसमें आप तब भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, उसमें वापस इनकम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके। अभी आपके पास बैंक में सिर्फ 50,000 रुपए, यस सर। विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 months का खर्चा, यस। एंड दैट इज टू क्लोज। सो आपका पहला गोल जो होगा, इन माई ओपिनियन, शुड बी कि आप 1 से 1.25 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनाएं। अब आप ये कैसे कर सकते हैं? द वे टू डू दिस इज कि आपका जो करीब 24,000 रुपए महीने का बच जाता है, जिसमें से 15,000 रुपए आपने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है टू एन SIP, बाकी के जो 10,000 रुपए बच जाते हैं, फॉर द नेक्स्ट 6 months ओके। आप हर महीने 10,000 रुपए बचाएंगे, उसको SIP के जैसे समझ के अपनी इमरजेंसी फंड की तरफ डालेंगे। ओके। ताकि 50,000 जो आपका है प्लस अराउंड 50 to 60,000 और बच जाएगा, तो आपके पास 1 to 1 lakhs बचेगा, एंड ये आपके बैंक में हमेशा होना चाहिए शुभ। श्योर सर। दूसरा, आपके पास बहुत अच्छी चीज करी आपने कि आपने अपनी माताश्री के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले ली, क्योंकि उनकी उम्र वैसी है कि उनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी बहन, आप खुद, यू आर स्टिल यंग, तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इट विल बी अ गुड थिंग कि आप अपनी वाइफ और अपने लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लें। ओके। आपका जो कॉर्पोरेट प्लान है वो तभी तक चलेगा जब तक आप इस कंपनी में हैं। जिस Yes, दिन sir. आप इस कंपनी को छोड़ देंगे, आपका वो प्लान खत्म हो जाएगा और फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करके एक दूसरा प्लान मिल जाएगा, लेकिन जो सारे बेनिफिट्स होते हैं ऑफ कंटिन्यूइंग एन इंश्योरेंस प्लान वो चले जाएंगे। बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर वाइफ एंड योरसेल्फ। एंड क्योंकि आप इंदौर जैसी शहर में हैं, ज्यादा महंगा शहर नहीं है एटलीस्ट कंपेयर टू Tier 1 सिटीज, तो आप अगर 3 से 5 लाख रुपए का भी इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट शुड बी इनफ, एंड इट विल नॉट बी वेरी कॉस्टली। मेरे ख्याल से 3 से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस, यू विल गेट इट इन अराउंड 10,000 रुपीज पर ईयर फॉर योर वाइफ एंड यू एट योर करंट एज। तीसरी चीज, एंड बहुत ज्यादा जरूरी, आप अपनी खुद की जिंदगी, अपनी वाइफ की जिंदगी, कुछ हद तक अपनी माताश्री की जिंदगी और अपनी बड़ी बहन की जिंदगी के लिए जिम्मेदार है। यू आर, while not the only earner, but the dominant earner. And this is assuming, मुझे पता नहीं है, but this is assuming कि आपकी बड़ी बहन की जो टीचर की सैलरी है वो आपकी सैलरी को मैच नहीं करती है। If that is true, then आपकी इनकम पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। होम लोन है, आपके सारे परिवार का खर्चा है, खुद का वगैरह। तो बहुत जरूरी है शुभम कि आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट the sole earner or at least the largest earning member of the entire family. And corporate life insurance कभी भी enough नहीं होती है, वो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, लेकिन आपको ये लाइफ इंश्योरेंस लेनी ही चाहिए। The good thing is कि आप अभी तक 30 के नहीं हुए, आप अभी 27 साल के हैं।
इट इज एक्चुअली द परफेक्ट टाइम टू बाय लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं और 60 साल तक भी लेते हैं, करीब 8 से 10,000 रुपए साल का, 8 से 10,000 रुपए साल का आपका खर्चा होगा टू गिव यू अ 1 करोड़ इंश्योरेंस कवर। तो लाइफ इंश्योरेंस, एंड लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म इंश्योरेंस लीजिएगा एंड 60 साल की उम्र तक लीजिएगा, ताकि 27 से 60 साल की उम्र, 33 साल के बीच में कभी भी अगर आपकी जिंदगी को कुछ हो गया तो योर नॉमिनीज विल गेट दिस 1 करोड़ का अमाउंट। ठीक है, परफेक्ट। ये हो गई आपकी फाउंडेशन। इससे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा जो, एंड आपके साथ ये हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये कितना जरूरी है आपके लिए, एंड आप शायद उन कम लोगों में से होंगे जो इसको वाकई में देख चुके हैं। जिंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड आपको अपने परिवार को हमेशा सुरक्षित रखना ही है। ये सारी इन्वेस्टमेंट्स बेकार हो जाएंगी अगर आप ही नहीं होंगे। तो इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये 3 चीजें मैंडेटरी। इसके बाद आते हैं Sure. आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। इन्वेस्टमेंट्स के रूप में आई डोंट नो आपने ये कैसे प्लान किया हुआ है, लेकिन आपकी इनकम को देखकर यू हैव टू डू द मैथ्स, जो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, कि आपका कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर रहेगा। क्या ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर रहेगा या नया टैक्स रिजीम बेटर रहेगा? क्या आपको अभी आइडिया है कि आप कौन से टैक्स रिजीम पे हैं? Yes, sir. All tax reason. ओल्ड टैक्स रिजीम पे, राइट? विच इज वाई यू आर गोइंग फॉर दिस डिडक्शंस एज वेल, ELSS के रूप में। ऐसा Yes, हो sir. सकता है शुभम, एंड यू विल हैव टू वेरी क्विकली चेक, बहुत सारे अच्छे ऑनलाइन कैलकुलेटर होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए नया टैक्स रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि उसके टैक्स रेट्स कम है, एटलीस्ट इन द स्लैब्स जहां आप हैं। Okay, sir. So the first thing that I would do is check the tax regime for you. And अगर आप नए टैक्स regime पे हैं, if new tax regime, then stop future ELSS. कोई आपको आगे जाके ELSS लेने की जरूरत नहीं। ठीक? Sure. ELSS का लॉक इन होता है 3 साल का। क्या आपको पता था ये? Yes, sir. पता था. परफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 साल तक इन्वेस्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं और जितना भी अमाउंट करते हैं, वो 3 साल के लिए लॉक इन रहता है। Yes, sir. नाउ इफ यू फील कि जो ये ELSS फंड्स हैं, ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना मुझे शायद किसी और म्यूचुअल फंड में मिल सकता है, या किसी और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड या किसी और कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके मिल सकता है, then you can stop these SIPs. Okay. क्यों? क्योंकि आपको इनका कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर आप नई टैक्स रिजीम पे चले गए। Okay. तो आप क्यों अपने आप को 3 साल का लॉक इन करें? क्यों अपने आप को इस लोअर परफॉर्मिंग एसेट में पैसे डालने के लिए मजबूर करें? ठीक है। Okay. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, जब आप टैक्स रिजीम डिसाइड कर लेंगे, एंड अगर वो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम होगा, तो यू कैन टेक अ कॉल कि मेरे को इन ELSS स्कीम्स में अब SIP नहीं करनी है। आई कैन एक्चुअली स्टॉप दीज SIPs. Okay. जब भी आप किसी SIP या म्यूचुअल फंड को स्टॉप करते हैं शुभम, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पैसा अब ग्रो करना बंद कर जाएगा। उसका सिंपल मतलब यही होता है कि जितना अभी तक पैसा इन्वेस्ट हो चुका है, वो वैसे ही बढ़ता रहेगा जैसे वो बढ़ता रहेगा या बढ़ता आया है, लेकिन एडिशनल आप कोई कैपिटल उसमें नहीं डाल रहे हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फैक्ट कि अगर मैं ये स्टॉप कर दूंगा ELSS तो मेरा पैसा भी बढ़ना रुक जाएगा। नहीं, वो बढ़ता रहेगा। जिस भी रेट पे वो बढ़ेगा या बढ़ता आया है, उसी रेट पे बढ़ता रहेगा। बट नो न्यू मनी ऑफ योर्स विल बी गोइंग इनटू दैट म्यूचुअल फंड। तो आप उसको डिवर्ट कर सकते हैं। ठीक, एंड विल टेल यू हाउ यू कुड एक्चुअली डिसाइड दैट। तो ये आपका पहला कदम है इन इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा, Sure. थोड़ी सी बैड टाइमिंग है, लेकिन यू नो व्हाट, इट्स एक्चुअली अ गुड लेसन। आपने 2 महीने पहले स्मॉल कैप शुरू किया, 5,000 रुपए का SIP किया, उन 2 महीने से ही मार्केट डाउन होनी शुरू हो गई। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है, बहुत प्राइसी और एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये स्मॉल कैप
अगले शायद 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 1.5 साल उतना परफॉर्म नहीं करेगा जितना पिछले 3 साल किया है। लेकिन डरना नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर 1 to 2 years, यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 10, 20 years. सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपने ये डिसीजन लिया है, एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. यू हैव टू कंटिन्यू विद इट सो दैट यू डोंट लूज द मोमेंटम. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, अगर मुझे आपके इन 15,000 रुपए को फिर से रीप्लान करना होता, देन मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस 15 में से आप 7,000 रुपए जो हैं वो निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में डालिए, विच इज बेसिकली अ लार्ज कैप इंडेक्स. फिर अराउंड 4 या 5 के एक फ्लेक्सी कैप या मिड कैप इंडेक्स में डालिए, एंड देन अराउंड 3 to 4 के एक स्मॉल कैप इंडेक्स में डालिए या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, which will be around 15,000 rupees per month. Therefore, This will give you on an average, अगर हम इसको करें, ठीक है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, एंड देख लेते हैं 30 साल के लिए क्या होगा, just to see how this works. एंड हम ये भी अज्यूम करते हैं कि आप हर साल, क्योंकि आपकी इनकम ग्रो करती रहेगी, you will be able to do a 5% step up. yes, sir. 10 साल बाद आपके पास, दिस इज आउटसाइड ऑफ योर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, तो जो 5 लाख रुपए की आपकी म्यूचुअल फंड है, 1.5 लाख रुपए स्टॉक्स हैं, इनको हटाकर सिर्फ इसी अमाउंट का टोटल वैल्यू होगा 48 लाख रुपीस, 48 लाख रुपए, जो कि अगर फिर टैक्स दे देते हैं आप और इसको लिक्विडेट कर देते हैं, तो 20% टैक्स मान के अगर हम चलेंगे तो 48 बन जाएंगे 38 लाख. और अगर उनको इन्फ्लेशन से हम एडजस्ट करेंगे, 10 साल बाद उस 38 लाख की आज के पैसे के हिसाब से कीमत होगी 21 लाख रुपए. मतलब आज अगर आपके पास 21 लाख रुपए होते, उतने आपके पास पैसे होंगे 10 साल बाद. 20 साल तक अगर आप ये करेंगे तो आपके पास टोटल 2,85 लाख रुपए होंगे, जो कि टैक्स काटकर और इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज की डेट के करीब 70 लाख रुपए के करीब होगा. मतलब आज आपके पास 70 लाख रुपए हैं, और जो भी आज आपकी दुनिया में 70 लाख से आप कर सकते हैं, वो आप कर पाएंगे 20 साल बाद. Okay. एंड 30 साल तक अगर आपने ये कर लिया, तो आपके पास बैंक में होंगे 14 करोड़ रुपए, लेकिन उसकी अहमियत या औकात इन्फ्लेशन से सब कुछ एडजस्ट करके होगी आज की डेट के 2 करोड़ रुपए. ये सिर्फ और सिर्फ आपके एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का वो है आउटकम. आपका इसमें पीएफ इंक्लूडेड नहीं है, जो कि 7,500 रुपए है, एंड अगर हम उसको ले लेते हैं 7,500 रुपए, अगर ये 7% पे ग्रो करेंगे और ये 30 साल तक ग्रो करेंगे, तो वो 92 लाख बन जाएंगे. आपका जो 5 लाख रुपए म्यूचुअल फंड है, 1.5 लाख रुपए स्टॉक्स हैं, वो भी बढ़ते रहेंगे. तो ओवरऑल दिस वुड बी माई सजेशन ऑफ यू गोइंग अहेड विथ हाउ योर इन्वेस्टमेंट शुड लुक लाइक. ये रिलेटिवली सेफ भी है, क्योंकि ज्यादातर लार्ज कैप में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है. क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिटर्न्स भी रीजनेबली अश्योर्ड हैं, इन द सेंस कि इतने ज्यादा नहीं होंगे जितने पिछले 3-4 सालों में आपके दोस्त के पास आए हैं या आपने देखे होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत हाई लेवल से प्रिडिक्टेबिलिटी है कि इट विल बी अराउंड द 12% ऑफ लार्ज कैप, 15% मिड कैप, 18% स्मॉल कैप. Okay. फिर आते हैं आपके लोन पे, विच वॉज अ नेक्स्ट थिंग दैट यू आस्क्ड फॉर. 6 महीने बाद जब आप वो 10,000 रुपए जो आपने इमरजेंसी फंड की तरफ सेव करे हैं, वो जब आपका खत्म हो जाएगा एंड आपका इमरजेंसी फंड 1 या 1.25 लाख का हो चुका होगा, देन जो आपके एडिशनल 10,000 रुपए बच जाएंगे, यू कुड एक्चुअली डिवर्ट दैट टुवर्ड्स योर लोन. Okay. क्यों? क्योंकि आपका लोन जो है वो थोड़ा सा महंगा है, अराउंड 9% का है. Yes, sir. तो अगर हम टैक्स काट के इसको देखें तो करीब 11% या 11.5% रिटर्न कमाना पड़ेगा आपको 9% पोस्ट टैक्स कमाने के लिए. तो अगर आप इस लोन को जल्दी चुकाना चाहते हैं, देन देयर इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग दैट, विच इज ये जो 15 साल का लोन है, इसमें अगर आप हर महीने 5,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रीपेमेंट करते हैं, Bravo.
एंड पूरा 10,000 रुपए का करने की जरूरत नहीं है, तो जो भी आपके वो 10,000 रुपए बच जाएंगे फ्रॉम दैट इमरजेंसी फंड जब बन जाएगा, उसमें से लेट्स से 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा करेंगे। तो हर महीने आप 10,000 रुपए की ऐसा ये EMI करते हैं एंड हम बैंक को 5,000 रुपए ज्यादा देंगे, लेकिन उनको आप ये बोलेंगे कि आप इस 5,000 को लेके मेरा टेन्योर कम करेंगे, मेरा EMI नहीं। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, जब वो प्री पेमेंट करते हैं तो बैंक बोलता है सर EMI कम कर दें, एंड हम सब लोग EMI कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें EMI कम करना अच्छा लगता है, हमें ऐसा Yes, लगता है sir. कि हर महीने तो हमारे पैसे बच गए, Yes, बट उसकी वजह से यू स्टिल पेइंग द लोन फॉर 15 ईयर्स, correct. क्योंकि बैंक को तो अपने पैसे कमाने हैं, उनको आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes, sir. लेकिन जब आप टेन्योर कम कर देते हैं तो बैंक की इनकम भी कम हो जाती है, आपके नेट ओवर द टेन्योर ऑफ द लोन पैसे बचते हैं। Yes, sir. तो आपको हमेशा प्री पेमेंट पे ये बोलना होगा शुभम कि मुझे इस प्री पेमेंट के बाद, चाहे वो 5,000 रुपए हो, 50,000 हो या 5 लाख रुपए हो, मुझे इस प्री पेमेंट के बाद टेन्योर कम करना है, EMI नहीं। Sure. Got it. So after 6 months, prepay home loan by 5K every month and reduce tenure. My approximate calculation, ये accurate नहीं है, approximate calculation is कि अगर आप ये 5-5 हजार रुपए देंगे तो आपका जो 15 साल का लोन है वो करीब 6 से 8 साल के अंदर चुक जाएगा। एंड दैट शुड बी हाउ यू डील विद योर लोन, ताकि इन अबाउट 5 to 7 years you are completely at least loan free from these loans. Any Got it. doubts, any clarifications, any questions on what I shared? Yes, sir. Please पूछिए। सर फर्स्ट क्वेश्चन इज टर्म इंश्योरेंस पे। सर आपने बताया कि टर्म इंश्योरेंस मुझे लेना है। सर टर्म इंश्योरेंस दो टाइप का होता है, एक जिसमें हमें हमारा प्रीमियम जो पेड होता है वो पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के बाद वापस हो जाता है, और एक टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें वो प्रीमियम पेड वापस नहीं होता है। तो सर मुझे किसकी ओर जाना चाहिए? टू गिव यू अ सेंस, अगर आप 60 साल की उम्र तक का 1 करोड़ का प्लान लेंगे, Okay. it will cost you approximately 10 to 12,000 rupees per year. But ठीक yeah, है? okay. Let's say 11,000 rupees देंगे हम, and 60 years तक देंगे। आप अभी 27 के हैं, so over the period of this you will pay 3,63,000 rupees total. ठीक? Okay. Okay. अब Yes. अगर यही चीज में आपको चाहिए कि यार मेरा ना जो मैंने प्रीमियम दिया था वो वापस आ जाना चाहिए एट द एज ऑफ 60, तो वही 1 करोड़ की इंश्योरेंस आप शुभम करीब 23 से 25 हजार रुपए की है पर ईयर। Per year. तो नाउ 23,000 इंटू 60 माइनस 27, उसमें आप 7,59,000 रुपीज देंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं यार 7,59,000 में से पूरा वापस आ जाएगा, तो ये तो बहुत बढ़िया हुआ ना। नहीं, बिकॉज द वे टू थिंक अबाउट दिस इज कि अगर आप एक में 11,000 रुपए देते हैं और दूसरे में 23,000 रुपए देते हैं, तो देर इज समथिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि ये जो एक्स्ट्रा आप 12,000 रुपए दे रहे हैं सिर्फ प्रीमियम वापस लेने के लिए, अगर इसी 12,000 रुपए को आप निफ्टी 50 में डाल दें तो 12,000 रुपए की SIP, निफ्टी 50 जो कि ऑन एन एवरेज 12% देता है, एंड इट इज फॉर 33 ईयर्स, क्योंकि 60 साल तक आप ये करते रहेंगे। Yes, sir. आपको क्या लगता है कि 33 साल बाद, मतलब 60 साल की उम्र में, ये 12,000 रुपए की SIP 12% पे ग्रो करते हुए कितने की हो गई होगी? Around 10 to 12 lakhs. 6 करोड़ 11 लाख रुपए। 6 करोड़ 11 लाख रुपए। Unbelievable. That is the precise reaction. It is unbelievable, शुभम। Yes. तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब लोग सेफ्टी के डिस्गाइज में स्टुपिडिटी करते हैं। Yeah. आप बिल्कुल सेफ करिए, इंश्योरेंस खरीदिए, क्योंकि इंश्योरेंस का काम है आपको इंश्योर करना। इंश्योरेंस का काम आपके पैसे बढ़ाना नहीं है। इंश्योरेंस का काम आपकी जिंदगी को और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है।
एंड इसीलिए टर्म प्लान इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. जहां भी आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं कि यार मेरा ये पैसा वापस मिल जाए, मुझे कोई पेंशन आने लग जाए, मुझे कोई गारंटीड इनकम मिल जाए, वो सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं इफ यू वर टू पुट इट इन द स्टॉक मार्केट ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम. और इंश्योरेंस तो 100%, क्योंकि ये इतना लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है कि उस लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में स्टॉक मार्केट आपको रीजनेबली गारंटीड तो कुछ नहीं होता है, बट रीजनेबली अश्योर्ड रिटर्न्स देगा. Yes, sir. Got it. दैट्स द डिफरेंस. ठीक है? एंड सर आई वांट टू हाँ जी. टेल यू, आपने जो बोला था ना ओल्ड टैक्स रेजिम या न्यू टैक्स रेजिम, एक्चुअली मैंने हाँ. कंपेयर किया था दोनों में. मेरा एक्चुअली ये जो मैंने सैलरी बताया 67K इन हैंड, इसमें सर मेरा 4K पर मंथ TDS डिडक्ट होता है, क्योंकि सर मैं मार्च में ITR फाइल करता हूँ, देन आई विल गेट इट बैक. Sure. That's why I put my money in the means tax saving Okay. mutual fund, sir. हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके पास होम लोन है तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, एंड आप ELSS करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है. तो इट इज पॉसिबल दैट ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर है तो प्लीज ELSS कंटिन्यू रखिएगा. अगर नहीं है तो ELSS आप स्टॉप करके नए टैक्स रिजीम पे जा सकते हैं. ये एक बार Sure, हमेशा sir. साल में इवेल्युएट कर लीजिएगा. ऐसे जैसे मैंने बताया, बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है जो ये सब कर सकते हैं, तो यू विल गेट द राइट आंसर. एंड एक चीज जो होपफुली इस कॉन्वर्सेशन में आप सीखे होंगे वो बहुत जरूरी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि Yes, sir. जो हो रहा है वो नहीं, जो हो रहा है उसकी वजह से जो हो सकता है वो भी मैं गवा रहा हूं. तो Yes. ऐसा हो सकता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी सैलरी तो बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से आपको ELSS में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जिसका रिटर्न उतना नहीं है. तो Correct. अगर आप वो मैथ करेंगे कि यार अगर मेरी सैलरी थोड़ी कम भी हो जाती है नए टैक्स रिजीम में, लेकिन ELSS की बजाय मैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाऊंगा जो मुझे ज्यादा अच्छे रिटर्न देगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होगा. दैट इज Yes, द sir. वे टू थिंक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वेरी वेल प्लेड सो फार शुभम, डिस्पाइट ऑल दी हार्डशिप्स. एंड आसान होता है बोल पाना, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाना जो आपने किया है जिंदगी में. एंड उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छे से एंड बहुत डिसिप्लिन मैनर से इस इन्वेस्टिंग गेम को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पाए हैं. माई कंग्रेचुलेशंस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू, एंड आई होप कि ये यूजफुल रहा हो. मैं इस कॉल के बाद आपको सारी जो डिटेल्स थी वो शेयर करूंगा, सो दैट यू नो व्हाट टू डू. Sure. All the best, Shubham. Take care. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye bye. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.